नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत हम तीसरी क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हमने पिछली क्लासों के अंदर मध्य प्रदेश के जिले और संभागों के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था। और सेकंड क्लास के अंदर हमने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं, और उन पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ टच करते हैं, मध्य प्रदेश के आउटर में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश के इंटरनल कितने जिले हैं, इन सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर, और उसके साथ हम कर्क रेखा की स्थिति के बारे में आज स्टडी करेंगे कि मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर कितना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अक्षांश देशांतर के साथ। तो देखिए जरा, तो मध्य प्रदेश का अक्षांश एवं देशांतर। तो मध्य प्रदेश के अक्षांश देशांतर की बात से पहले हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर केवल अभी इतना आपको याद रखना है, मैं पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा इसको अक्षांश देशांतर को, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अभी हमारा टॉपिक केवल मध्य प्रदेश को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है यहाँ पर देशांतर। तो ग्लोब पर जितनी भी आपको क्षैतिज रेखाएं दिखाई देती हैं, जैसे आप देखोगे ये रेखा आपको, जैसे मैं रेड को टारगेट कर रहा हूं, तो ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इस तरीके से क्षैतिज में खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल में खींची हुई। तो इसको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और जितनी भी लंबे में रेखाएं खींची जाती हैं तो इन रेखाओं को देशांतर के नाम से जाना जाता है, लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी पर जितनी भी, और ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन से, पृथ्वी पर जितनी भी हॉरिजॉन्टल में लाइनें खींची गई पृथ्वी के ग्लोब पर, वो सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जितनी भी वर्टिकल रेखाएं वो सारी की सारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। पूरा डिटेल में बार बार कह रहा हूं, पूरा अक्षांश देशांतर को डिटेल से नहीं पढ़ना है अभी हमें केवल इसको मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति पर लेकर जाना, थोड़ा सा हम सिर्फ समझ रहे हैं। अक्षांश की अगर हम बात करें तो अक्षांश की संख्या टोटल होती है 180+1। 180+1 का मतलब होता है कि अक्षांशों में कुछ अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ अक्षांश हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में 90 यहां पर मिलते हैं, 90 दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं। एक अक्षांश हमारा कॉमन रहता है जो विषुवत रेखा के पास विषुवत रेखा को माना जाता है, टोटल होते हैं 180+1। लेकिन देशांतर की अगर हम बात करें तो देशांतर की संख्या 360 होती है। तो 360 का मतलब ये है कि यहां पर जब भी देशांतर बनाया जाएगा तो देशांतर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की ओर खींचा जाएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा, कभी भी ये सर्किल फॉर्म में नहीं आएगा। तो हर 1 डिग्री के डिस्टेंस पर इसको बनाया जाएगा। तो टोटल हमारा जो सर्किल होता है, राउंड होता है, वो 360 डिग्री का लिया जाता है। इसलिए देशांतर की संख्या अगर 1-1 डिग्री के डिफरेंस पर हम लाइनें डालते जाएंगे तो टोटल लाइनें कितनी हो सकती है, 360। इसलिए देशांतर की संख्या 360 मानी जाती है। अक्षांश की संख्या कितनी होती है, 180+1, ठीक है। तो 1 का मतलब यहां पर होता है आपका विषुवत रेखा, ठीक है। और इसमें ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको ये पढ़ा जाएगा, वो हम इंडिया पर इसको लेकर जाएंगे जब, तो 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, ठीक है। और 0 डिग्री के दक्षिण में जितनी भी रेखाएं होंगी वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे, सदर्न लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री से उत्तर के 90 जो अक्षांश है उनको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और 0 डिग्री के नीचे के जो 90 अक्षांश है उनको हम दक्षिणी देशांतर बोलेंगे। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम देशांतर में बात करें तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इस साइड के जितने भी, मतलब ईस्ट के जितने भी होंगे उनको पूर्वी देशांतर के नाम से पढ़ा जाएगा, और इस साइड जितने भी रहेंगे इनको वेस्ट में, उनको पश्चिमी देशांतर के नाम से पढ़ा जाएगा। तो पूर्वी देशांतर की संख्या 180 होती है, पश्चिमी देशांतर की संख्या भी 180 होती है। कभी भी 181 देशांतर काउंट नहीं होता है, देशांतर हमेशा 180 तक काउंट होगा, अक्षांश हमेशा 90 तक काउंट होगा। 91 में कभी भी अक्षांश को काउंट नहीं करते। 180 हम बोलते जरूर है, लेकिन 0 से 90 जाएंगे और 0 से फिर 90 जाएंगे, तो 90 यहां पर काउंट किए जाएंगे, 90 यहां पर काउंट किए जाएंगे। अगर हम इंडिया की स्थिति की बात कर लें तो पूरे ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के अंदर विषुवत रेखा और ये प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में एक रेखा निकलती है जिसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा पर हमारे देश भारत की स्थिति मिलती है। तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो स्थिति यहां पर हमें दिखाई दे रही है,
तो इंडिया की स्थिति जो है वो विषुवत रेखा के उत्तर में दिखाई देती है और कर्क रेखा इसके मध्य से होकर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया से जितने भी अक्षांश जाएंगे, यहां से जितने भी इंडिया से अक्षांश जाएंगे, तो इंडिया कौन से अक्षांशों में 0 डिग्री के उत्तर में है। तो इसका मतलब इंडिया से, तो यहां पर देखो इंडिया को लेकर 2 पॉइंट लिख दे रहा हूं, इंडिया में, और इंडिया में आएगा तो सेम एमपी में भी होगा। तो इंडिया में जब भी आपको अक्षांश पढ़ने हो तो उसका आंसर हमेशा हमारा उत्तरी अक्षांश में आएगा, क्योंकि इंडिया हमारा पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब भी लैटिट्यूड में आपसे पूछा जाएगा तो हम नॉर्थ लैटिट्यूड का आंसर ही देंगे। तो इंडिया में कभी भी दक्षिणी देशांतर की बात, अक्षांश की बात नहीं की जाएगी, हमेशा उत्तरी अक्षांश ही आएगा। और उसी प्रकार जब देशांतर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो देशांतर में भी हम याद रखेंगे लॉन्गिट्यूड के अंदर, तो लॉन्गिट्यूड के अंदर हमेशा पूर्वी देशांतर शब्द यूज करना है कभी भी मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहां पर 2 चीजें याद रख लेना, तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड याद रखेंगे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना कि इंडिया के अंदर हम कसम खा लेंगे कि कभी भी दक्षिण अक्षांश का यूज नहीं करेंगे, ये एक कसम खा लो। और इंडिया के अंदर कभी भी पश्चिमी देशांतर का यूज नहीं करेंगे, ये दूसरी कसम हमें खाना है। तो ये 2 बातें बिल्कुल गांठ बांध लेना कि भारत में या मध्य प्रदेश में कभी भी दक्षिणी अक्षांश शब्द का यूज नहीं किया जाएगा और कभी भी पश्चिमी देशांतर शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। जब भी अक्षांश आएगा उत्तर आएगा, जब भी देशांतर आएगा पूर्व का ही आएगा। अब हम यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर बात करते हैं, और भारत के अंदर यह भी हम याद रख लेते हैं थोड़ा सा। भारत के अंदर जब भी हम पढ़ते हैं तो इंडिया के अंदर हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा इसके बीच में से होकर जाती है, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश जो होगा वो इसी कर्क रेखा पर स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो कर्क रेखा के बीच में मिलती है, तो 0 डिग्री से ऊपर हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। भारत का जो अक्षांश स्टार्ट होता है यहां से वो 8 डिग्री से लगभग स्टार्ट होता है। क्लियर? तो भारत का अक्षांश कितने डिग्री से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री तक ये जाता है, और इसी 8 और 37 के बीच में क्या रहेगा हमारा मध्य प्रदेश रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो मध्य प्रदेश का अक्षांश जो सबसे दक्षिणी अक्षांश है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी अक्षांश है वो स्टार्ट होता है 21 डिग्री चैनल से। तो 21 डिग्री 6 चैनल से मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी अक्षांश स्टार्ट होगा, क्योंकि 8 डिग्री से ऊपर है। तो 21 डिग्री 6 चैनल मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिले को टच करेगा। और अगर हम उत्तर में जाते हैं तो यहां पर 26.5 डिग्री का अक्षांश हमारा मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार 21 डिग्री 6 चैनल उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 चैनल उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो 21 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर कहां तक होगा 26 डिग्री 30 चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड। दोनों जगह देखो मैंने नॉर्थ शब्द का यूज किया है। इसी प्रकार से देशांतर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का देशांतर यहां से सबसे पूर्वी जिले पश्चिमी जिले को टच करके जाएगा। ये हमारा होता है 74 डिग्री 9 चैनल पूर्वी देशांतर। तो मैंने देखो देशांतर के साथ क्या शब्द यूज किया, पूर्वी देशांतर। और उसी प्रकार से सबसे पूर्वी क्षेत्र से अगर हम बात करेंगे तो यहां से भी निकल कर जाएगा हमारा 82 डिग्री 48 चैनल का देशांतर। तो एक चीज आप याद रखें कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर जाती है, तो कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री से नीचे जाएंगे तो 21 डिग्री मिलेगा, 23.5 से ऊपर जाएंगे तो 26 डिग्री मिलेगा। और यहां पर भी आप याद रखते हैं कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से 82 डिग्री का लैटिट्यूड निकल कर जाता है, लॉन्गिट्यूड निकल कर जाता है। तो सिंगरौली से हमारा बॉर्डर बनता है। तो 82.5 अगर ये है तो थोड़ा सा 17-18 पॉइंट और आगे जाएंगे तो 48 डिग्री पर हमें पूर्वी देशांतर मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पॉइंट कौन सा है, उत्तर पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पॉइंट कौन सा, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी जिला यहां पर हमें मिलता है वो है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला मिलता है वो है मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जो जिला मिलता है वो है अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो मिलता है वो है सिंगरौली। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, और उत्तर से दक्षिण का अक्षांश, पूर्व से पश्चिम का देशांतर याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से
82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर निकलता है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्य या भारतीय मानक रेखा कह सकते हैं। तो ये भारतीय मानक रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर जाती है? सिंगरौली जिले को केवल क्रॉस करती है, इसके अलावा किसी भी जिले से नहीं जाती। इसी से क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। तो जो समय का निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री से ही किया जाता है। अभी पढ़ा दूंगा इसको अलग से। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश के उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक के बीच की अक्षांशी और एक चीज और याद रखो, इससे पहले देखो, मध्य प्रदेश का अक्षांश 21 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, 21 से लेकर 26 के बीच में तो लगभग 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 21 से 26 के बीच में लगभग 5 का डिफरेंस है। यहां पर 74 से लेकर अगर आप 83 तक भी जाते हैं तो यहां से 7-8 का डिफरेंस आता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई हमारी कि मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कम होगा, पूर्व पश्चिम का विस्तार क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कम है, जबकि देशांतरी विस्तार क्या है? ज्यादा। तो देशांतरों में मध्य प्रदेश का विस्तार ज्यादा है, अक्षांशों में विस्तार कम है। बिल्कुल गोल मटोल नहीं है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कम है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार ज्यादा है। इसलिए जब भी हम डाटा को पढ़ते हैं कि उत्तर से दक्षिण की जो किलोमीटर है वो 605 किलोमीटर, पश्चिम पूर्व का जो किलोमीटर है वो 870 किलोमीटर। हमें हमेशा क्या होता है, पॉइंट याद तो बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन याद रखना मुश्किल हो जाता है। हम कई बार 870 में और 605 किलोमीटर में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण में 605 लिखें या पूर्व से पश्चिम में 605 लिखें। तो उसका सामान्य फिगर आपको याद रहना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कम है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार ज्यादा है। तो कम वाली डिजिट उत्तर से दक्षिण की होगी और ज्यादा वाली जो डिजिट है वो पश्चिम से पूर्व की होगी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से 14 जिलों को पार करती है। तो इस कर्क रेखा को हम डिटेल से यहां पर समझेंगे। तो ये मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर कंप्लीट हो गया। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा को नाम से जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, जहां पर 21 जून की स्थिति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये हम क्लाइमेट के अंदर इस चीज को अच्छे से समझेंगे। कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। इन 3 महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद आता है एशिया कॉन्टिनेंट। तो कर्क रेखा वर्ल्ड के 3 कॉन्टिनेंट से निकलती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी भाग से, अफ्रीका के उत्तरी भाग से और एशिया के दक्षिणी भाग से। इन 3 महाद्वीपों के अंदर टोटल 17 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, जिसमें से 2 राज्य नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, कुछ राज्य हमारे 6-7 राज्य हमारे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर और कुछ राज्य हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब ये कौन कौन से 17 देश आते हैं, राज्य नहीं बोलेंगे। तो 17 देशों के अगर हम बात करें तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका के 2 देश आएंगे, मैक्सिको और बहामास। हवाई प्रशांत महासागर का एक द्वीप है जिस पर यूएस का अधिकार है और इससे भी कर्क रेखा होकर जाती है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर हमें मिलता है वेस्टर्न सहारा, नाइजीरिया, मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। तो टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इसके अलावा एशिया में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 देश हैं जो एशिया में। तो 8 और 7 हो गए 15, 16, 17, तो टोटल 17 कंट्री हमारी कहां पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों के 17 देशों से होकर गुजरती है और उसके साथ साथ 6 वाटर बॉडीज को भी क्रॉस करती है। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो यहां पर आपको पैसिफिक ओशियन मिल जाता है, यहां पर अटलांटिक ओशियन मिल जाता है और यहां पर इंडियन ओशियन मिल जाता है। तो अगर हम ये कहें कि ये कितने ओशियन को क्रॉस करती है तो हम कहेंगे 3 ओशियन को क्रॉस करती है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कितने सागरों को क्रॉस करती है। तो सागरों की बात करें तो यहां पर केवल एक सागर मिलता है जिसको रेड सी के नाम से जाना जाता है। तो एक सागर को क्रॉस करती है जिसका नाम क्या है? लाल सागर। लाल सागर। फिर आपसे पूछा जाता है कि कितनी खाड़ियां हैं, कितने गल्फ हैं।
जो कर्क रेखा पर स्थित है उसका आंसर भी आता है केवल, जिसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको गल्फ केवल इस पर स्थित है। और इसके अलावा आपसे पूछा अगर जाए कि कितनी स्ट्रेट हैं, कितनी जल संधियां हैं जो इस पर स्थित हैं, तो वो केवल एक है, ताइवान जल संधि। तो ताइवान स्ट्रेट ही केवल इस पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने कहा था, तो एक वाटर बॉडी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, 3 वाटर बॉडीज ये हो गई। तो टोटल 6 वाटर बॉडीज जो हमें मिलती हैं वो कर्क रेखा पर मिलती हैं। तो ये 6 वाटर बॉडीज कौन कौन सी, एक बार आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मिलेगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद जाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, और उसके बाद अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के बाद यहां पर मिलेगा हमें लाल सागर। लाल सागर के बाद इंडियन ओशियन, और यहां पर हमें मिल जाएगी ताइवान स्टेट, और ताइवान स्टेट के बाद फिर से पैसिफिक ओशियन आ जाता है। तो एक पार्ट ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 वाटर बॉडीज हैं जो हमारी कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो हमने यहां पर देखा कि कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों, 17 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर की कर्क रेखा भारत के किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो भारत के अंदर आप जानते हैं कि 8 राज्य हैं, ठीक है। तो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत हमें जो सबसे पहला राज्य मिलता है वो गुजरात। अगर आप पश्चिम से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो राज्य मिलेगा वो हमें गुजरात राज्य मिलेगा, और गुजरात के लगभग उत्तरी भाग से निकल कर जाएगी, या सेंटर भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन राजस्थान में खास तौर पर हमें याद रखना है कि कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी भाग से होकर जाती है। इसके बाद कर्क रेखा मध्य प्रदेश में एंटर करती है, और मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा निकल जाती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को स्पर्श करेगी। तो राजस्थान छत्तीसगढ़ को खास तौर पर याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को क्रॉस करने के बाद ये झारखंड, और झारखंड के बीचों बीच से होते हुए ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए पास करेगी। तो टोटल 8 राज्य हैं जो हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। और ज्यादा हम इसके बारे में अभी भारत में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें फाइनली मध्य प्रदेश में पहुंचना है। तो ये 8 राज्य हमारे किस पर स्थित हैं, कर्क रेखा पर स्थित है। इसमें हमें टारगेट करना है खास तौर पर मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहां पर हम मध्य प्रदेश के 14 जिलों की बात करेंगे कि कौन कौन से 14 जिले हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो अगर मध्य प्रदेश के 14 जिलों की बात की जाए तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा रतलाम जिला। रतलाम से आगे जाएंगे तो अगला जो जिला मिलेगा वो हमें उज्जैन जिला मिल जाएगा। उज्जैन के बाद हमें शाजापुर मिल जाएगा। शाजापुर के बाद जाएंगे तो राजगढ़ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन और रतलाम, तो ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे उज्जैन संभाग के थे। अब हमारा भोपाल संभाग आता है, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत राजगढ़, राजगढ़ के अलावा अगर हम जाएंगे तो सीहोर, सीहोर के अलावा भोपाल, विदिशा और रायसेन। तो ये 5 जिले, तो एकमात्र संभाग है भोपाल जिसके पांचों के पांचों जिले ही कर्क रेखा पर स्थित हैं। उज्जैन के 3 जिले थे, भोपाल संभाग के पांचों जिले ही कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम आगे जाएंगे तो सागर संभाग हमें मिल जाएगा। सागर का सागर जिला इस पर स्थित है। सागर के आगे अगर हम जाते हैं तो पन्ना की सीमा, दमोह की सीमा मिलती है। उसके बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद कटनी। तो ये जो दोनों हैं, तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो हम कह सकते हैं सागर संभाग के, सागर और दमोह। और जबलपुर के भी 2 जिले आते हैं जिसमें एक आता है जबलपुर और दूसरा आता है कटनी। इसके बाद शहडोल संभाग आ जाता है जिसमें उमरिया और शहडोल जिले यहां पर शामिल होते हैं। तो टोटल जिलों में हमारे हो गए 14 जिले। तो रतलाम, उज्जैन, इन 2 जिलों की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों जिले, तो उज्जैन, रतलाम और शाजापुर 3 हो जाएंगे, उज्जैन, रतलाम और शाजापुर। तो ये तीनों जिले हमारे उज्जैन के अंतर्गत आते हैं। राजगढ़, भोपाल, विदिशा, तो ये 5 जिले एकमात्र संभाग है जिसके 5 जिले कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। कौन सा, भोपाल संभाग। इसके अलावा सागर, दमोह, ये दोनों सागर संभाग के अंतर्गत आएंगे। जबलपुर, कटनी, ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। उमरिया, शहडोल, ये दोनों शहडोल संभाग के अंतर्गत
आ जाएंगे। तो इस तरीके से कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के 14 जिले। यहां पर आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूं, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये क्या हो गया, इसको कहां से आएगा, आ गया। देखो, तो यहां पर एक होमवर्क आपके लिए है, इसको कर लेना। तो आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पर कितने जिले हैं, तो हम आंसर देंगे 14 जिले। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा के उत्तर में कितने जिले हैं, तो उत्तर में कितने जिले हैं उनके बारे में बताना होगा। इसी तरीके से आता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कितने जिले हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो टोटल 14 जिले हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। कितने जिले कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं और कितने जिले कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। आप चाहो तो संभाग वाइज भी याद रख सकते हो। तो कितने संभाग हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो हम देख चुके हैं। एक उज्जैन संभाग कर्क रेखा पर स्थित है, भोपाल संभाग कर्क रेखा पर स्थित है 2, सागर संभाग कर्क रेखा पर स्थित है 3, जबलपुर कर्क रेखा पर स्थित है 4, शहडोल कर्क रेखा पर स्थित है 5। तो 5 संभाग हमारे किस पर स्थित हैं, कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से संभाग बचेंगे, एक तो चंबल संभाग आ जाएगा, दूसरा ग्वालियर संभाग और तीसरा यहां से रीवा संभाग। तो 3 संभाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाएंगे। तो बचे 2 संभाग कौन कौन से, इंदौर संभाग और नर्मदापुरम। बाकी सबके जिले टच करते हैं। तो 2 संभाग हमारे दक्षिण में आ जाते हैं। तो ये संभाग की तरह आप जिलों के बारे में भी एक बार मैप से स्टडी कर लेना, ये बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय मानक रेखा, जिसे समय रेखा के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस समय रेखा की अगर बात की जाए तो ये समय रेखा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहां पर स्थित मिर्जापुर से भारत का समय निर्धारण किया जाता है और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग को टच करती है, जिसका नाम है सिंगरौली। और सिंगरौली को टच करने के बाद ये छत्तीसगढ़ में इंटर करेगी और छत्तीसगढ़ के पास उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो केवल यहां पर हमें जो जिले मिल जाते हैं वो हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश का खास तौर पर याद रखेंगे, एकमात्र जिला जो सिंगरौली है वो कर्क रेखा पर स्थित है, सॉरी मानक रेखा पर स्थित है। और यहां पर यह भी याद रखेंगे कि मानक रेखा में जब समय का कैलकुलेशन किया जाता है, कंक्लूजन, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर याद रखेंगे कि 1 डिग्री क्रॉस होने में 4 मिनट का समय लगता है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि पूरब का समय हमेशा प्लस रहेगा, पश्चिम का समय हमेशा माइनस रखना है। तो पूरब का समय प्लस रहेगा, पश्चिम का समय माइनस रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत का सबसे जो पश्चिमी देशांतर है वो 68 डिग्री के आसपास रहता है और सबसे पूर्वी जो देशांतर है वो 97 डिग्री पर है। तो 97 को अगर मोटा मोटा आप 98 मान लो राउंड फिगर में, तो दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है, इसके बीच में और इस पॉइंट के बीच में वो लगभग 30 देशांतर का अंतर आता है। अगर 1 डिग्री को क्रॉस करने में 45 मिनट का समय लगता है, तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, 30 में 4 मिनट लिखना है। ये 4 का गुणा करेंगे तो मिनट में आंसर आएगा और इसको 60 से डिवाइड करेंगे, जिससे आंसर हमारा डायरेक्ट घंटे में आ जाएगा। तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से काटोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 घंटे का समय लगेगा। तो इसका मतलब भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई दोस्त आपका अरुणाचल प्रदेश घूमने गया है और वो सवेरे 5 बजे उठकर आपको कॉल करता है कि उठ जा भाई सुबह हो गई है, लेकिन आपकी सुबह अभी नहीं हो रही होगी क्योंकि आपके यहाँ अभी सूर्योदय नहीं हुआ। तो इसका अगर सूर्योदय 5 बजे हुआ है तो 2 घंटे बाद सूर्योदय कहाँ पर होगा, गुजरात में। तो इसलिए पश्चिम से पूरब में समय बढ़ता है और अगर पूरब से पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता चला जाता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सबसे पूर्वी भाग में और सबसे पश्चिमी भाग में जो समय का अंतराल है वो 34 मिनट का आता है। तो यहाँ पर जो समय का अंतराल आता है वो 34 मिनट का आता है। जैसे भारत के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतराल 2 घंटे का है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले के बीच में जो अंतर है वो 34 मिनट का है। मतलब यहाँ पर अगर सुबह 5 बजे होती है तो वहां पर 34 मिनट बाद होगी, 34 मिनट लेट होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक?
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अक्षांश और देशांतर से जुड़ी हुई कहानी, और उसी के साथ मध्य प्रदेश की कर्क रेखा के बारे में और मानक रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है। अगली क्लास में मिलेंगे मध्य प्रदेश के जिलों का गठन किस प्रकार से किया गया था। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद।